So, hello learners, welcome to IS Marathon. Welcome back. And yes, I am back uh, with the new lesson. And ये वाला lesson आपका होगा basically the Shaira Bano versus Union of India and others 2016 का ये case है. Very important. Okay. So important judgment that transform India की ये series है. हम इसको कर रहे हैं. ठीक है. और 25 lessons cases most important वो हम complete कर चुके हैं आज तक. हाँ, उसके उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सब लेसन देखना, सारे केसेस देखना, बच्चा भी समझा देगा आपको इसको समझने के बाद। मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। सो अब बात करेंगे काफी सारे इनिशिएटिव्स की जो चैनल पे आने वाले हैं, है ना। लोगों को जोड़ूंगा तब आ, आपको ज्यादा फायदा दिलाने की, ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश करूँ। बात करते हैं आज के हमारे इस केस की, तो इसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है ना, इन सब इस तरीके के चैप्टर्स का, कि आप लोगों को इन एवरीडे लाइफ किस तरीके से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके वेरी इजी लैंग्वेज में। और यही मेरी यहाँ पे कोशिश रहती है। वही पैटर्न रहेगा, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन आपका जजमेंट एंड इंपॉर्टेंस क्या रहा इसका। ठीक है, वेरी डायमेंशनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2016 का। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या, वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड दैट इज, यस, एंड दैट इज आपका कि क्या ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। देखो, बहुत लोगों को पता है कि चलो ठीक है, न्यूज़पेपर में आ गई, खबर आ गई, सबने सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन क्या आपको उस केस की बारीकियों के बारे में पता है? क्या बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है? ये सब जानना काफी जरूरी होता है आपके लिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट की, टॉपिक की, राइट। तो शायरा बानो जजमेंट ने बेसिकली जो तलाक बिद्दत वाली जो प्रैक्टिस थी, व्हाट इज तलाक बिद्दत, बेसिकली इस प्रैक्टिस में होता क्या था, जो मुस्लिम मेन, देखो याद रखना जेंडर की यहाँ पे वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू द रोल्स, ओके, इन अ मैरिज एंड इन डाइवोर्स। सो मुस्लिम मैन जो है वो डाइवोर्स दे सकता है अपनी वाइफ्स को, राइट। वाइफ्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, यस, प्लूरल सेंस में, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली एंड इररिवोकेबली, यानी कि इररिवोकेबल मतलब क्या होता है कि एक बार जो शब्द बोल दिए वो वापस आप ले नहीं सकते हो। तलाक के बिद्दत में जो ट्रिपल तलाक होता है उसके अंदर अगर आपने एक बार तलाक दे दिया, मुस्लिम मैंने इसको इररिवोकेबल वापस से लिया नहीं जा सकता। मैरिज रद्द हो जाती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, राइट। सो अलोंग विद द शाहबानो केस, इस ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट था, है ना। तो शाहबानो के बारे में हमने बात की भी है, राइट, राइट। केस नंबर 11 में हमने बात की थी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम एंड अदर्स केस 1985 में आया था। वेरी इन डिटेल हम इसको बात कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। तो सबको सबसे पहले यही बात है कि प्रैक्टिस ऑफ तलाक की बिद्दत को सेट असाइड कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एंड डेफिनेटली शायरा बानो बेसिकली कौन थे? पिटिशनर थे, यूनियन ऑफ इंडिया आर द रिस्पोंडेंट्स। अच्छा, बैकग्राउंड सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड समझना आपको किसी भी केस को समझने के पहले। रिजवान अहमद रिजवान अहमद ने शायरा बानो से शादी की बेसिकली 2001 में, ठीक है। इनके दो बच्चे भी थे। 2015 में बेसिकली 10 अक्टूबर के दिन शायरा बानो को डाइवोर्स दे दिया गया बाय द हस्बैंड। जो रिजवान थे, उन्होंने, रिजवान अहमद, उन्होंने ये अफर्म किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस सेइंग दैट आई गेव तलाक तलाक तलाक, ये उनके वर्ड्स हैं। हेंस लाइक दिस आई डिवोर्स फ्रॉम यू फ्रॉम माय लाइफ, from this date there is no relation between husband and wife. From today I am haram and I have become नाम हराम। इन फ्यूचर यू आर फ्री फॉर यूजिंग योर लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके का वहां पे कुछ रहा। शायरा बानो ने इसके खिलाफ पिटिशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। यस, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटिशन दायर कर दी एंड कहा कि जो तलाक बिद्दत है जो उनके हस्बैंड ने उनको प्रोनाउंस किया, शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड अब इनिशियो, which means it has no legal judicial implication, right। ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हम इसको जायज नहीं मान सकते हैं, ऐसा उनका कहना रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड। समझ में आ गया आपको क्या था? आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए, आर्ग्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखो, इन्होंने जो शादी की थी, इनका जो निकाह हुआ था वो शरीयत कानून के अकॉर्डिंग हुआ था। शरीयत कानून इस्लाम में मायने रखता है, राइट। आर्ग्यूमेंट्स देखें तो आर्ग्यूमेंट्स सबसे पहले शायरा बानो जो कि पिटिशनर थी, उन्होंने कहा कि
कि जो तलाक के बिद्दत है ना वो वैलिड नहीं है और वो ना ही शरीयत का पार्ट है। डेफिनेटली दिस इज ट्रू, ना ही वो शरीयत का पार्ट है ना, और ना ही ये लीगल है। ये बात कही गई पिटिशनर्स के द्वारा। शरीयत ऐसे समझो, शरीयत इज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू में क्या है, हिंदू कोड बिल, ये सब चीजें, हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सब चीजें, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट अलग होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी धर्म का लड़का लड़की शादी कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, या फिर अडॉप्शन वगैरह, ये सब चीजें स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है, ठीक है। उसमें रिलीजियस न्यूट्रल है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेपरेट एक्ट लॉज भी हैं, है ना। तो शरीयत शरीयत इज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ। इनका कहना था कि जो डाइवोर्स है ना, ये इस तरीके, इस नेचर का, इंस्टेंट नेचर का, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रूल ऑफ डिसीजन, ठीक है। इसमें कानून की प्रक्रिया के बिना अगर आप किसी इस तरीके का डिवोर्स दे रहे हो, दिस इज नॉट बेसिकली अंडर द शरीयत एक्ट अ रूल ऑफ डिसीजन, नहीं हो सकता ये, राइट। नेक्स्ट, डेफिनेटली कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21, है ना। ये कहते हैं कि देखो, जो तलाक के बिद्दत है वो कभी भी प्रोनाउंस किया जा सकता है इन दी एब्सेंस ऑफ वाइफ ऑल्सो। वाइफ है नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी आप उन वाइफ को दे दो, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो ये बहुत आर्बिट्ररी जैसा राइट दे रखा है हस्बैंड्स को। तो ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी के राइट को बेसिकली, विच इज वेरी फंडामेंटल राइट, उसको वायलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये बात की गई, आर्टिकल 14 पे बड़ा जोर यहाँ पर दिया गया, राइट। अच्छा, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली आर्गुमेंट दिया, और वो ये था सर मैम, कि जो प्रैक्टिस ऑफ तलाक के बिद्दत है, ट्रिपल तलाक है, ये किसी भी राइट के अंदर भी प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कि कुछ राइट्स हैं जो आर्टिकल 25, 26 के अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, राइट। लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ये सब चीजें। तो आप रिलीजन को प्रोपोगेट करें फ्रीली, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है कि बेसिकली आर्टिकल 25 के अंदर ना ही ये प्रोटेक्टेड है अंडर द रिलीजियस डिनोमिनेशन, उसका पार्ट नहीं है। आर्टिकल 29 के अंदर भी, आर्टिकल 26 बी के अंदर भी। तो ये यहाँ पर इनकी लीगल जो और जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक है, राइट, वही यहाँ पर इनको क्या निरस्त करने की बात करी गई। एक और आर्गुमेंट वो ये था कि इट कैन नॉट बी सैक्रोसैंक्ट टू द इस्लाम। इस्लाम का सैक्रोसैंक्ट पार्ट नहीं है ये, अभिन्न अंग नहीं है ये, है ना। कि बहुत सी थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर डिनाउंस किया गया है इसको इंटरनेशनली, यानी कि थियोक्रेटिक, जहां रिलीजियस, जहां इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन है, वहां पर भी बहुत सी थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर फॉरबिडन कर दिया तलाक के बिद्दत को। क्यों इंडिया में रखा जाए, ठीक है। तो एक बात ये भी कही गई, इनका एक बात ये भी कहना था कि इसका कोई मेंशन ही नहीं मिलता है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर इसका कोई मेंशन नहीं मिलता है, बट इसका जस्ट कई रेफरेंस मिलते हैं, कुछ टेनेट्स मिलते हैं इन अ फ्यू सुन्नी स्कूल्स, राइट। तो इसका कुरान से कोई रिलेशन नहीं। इन लीगल लैंग्वेजेस अगर हम बात करें, तो शाहरा बानो की जो पिटिशन थी उसमें ये था कि सच, ये इस तरीके के कानून जो है, सच अ डाइवोर्स विच अब्रप्टली, यूनिलेटरली एंड इररिवोकेबली terminates the ties of a matrimony purportedly under the section 2 of मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि शरीयत का एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का, उसके अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये वाली बात की गई, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्शन 2 को वायलेट कर रहा है ये, जो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है, शरीयत एक्ट है 1937 का। तो ये बात यहाँ पे की गई। तो भाई अब रिजवान भी बोलेंगे, है ना, विच इज, अच्छा अब यहाँ पर सुनो, बेचारे रिजवान यहाँ पर परेशान है। क्यों है बेचारा, क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ सर मैम, चाहे बात कुछ भी रही हो इनके बीच में। रिजवान अहमद ने ना एक उन्होंने भी सबमिट किया अपना सबमिशन, अपने स्टेटमेंट वगैरह दिए। उन्होंने कहा कि भाई शायरा बानो जो है वो घर छोड़ के चली गई अपना घर छोड़ के चली गई और अपने माता पिता के साथ रहने लग गई। अब उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े कि आ जाओ भाई, वापस आ जाओ साथ में रहने। लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी शायरा बानो आई नहीं वापस कर, ठीक है। तो इन्होंने और बेसिकली इनके फादर, शायरा बानो के फादर ने भी बात मना कर दिया कि शी विल नॉट कम एंड लिव विद यू। ओके, सो रिजवान अहमद के साथ ये सब उनका ये कहना था। दूसरी बात इनका ये भी कहना था रिजवान का कि उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी वाइफ जो है वो रिकॉन्सिलिएशन के लिए, बातचीत करने, इन सब के लिए रेडी नहीं थी। तो इन्होंने डाइवोर्स देने की कोशिश की तलाकनामा के थ्रू, ठीक। देखो देखो रिजवान क्या कहते हैं, दूसरी तरफ से रिजवान इधर से बोलते हैं भाई, हाँ तुमने बोला, अब मैं भी बोलूंगा और बोलूंगा, ठीक है। तो इन्होंने और बोलना चाहा और इनको मौका मिला और ये बोले कि रिजवान अहमद का कहना था कि जो तलाक है, मैंने बेसिकली जो मोस्ट प्रिवेलेंट एंड वैलिड मोड ऑफ डिसोल्यूशन है इन जो मुस्लिम मैरिजेस को डिसॉल्व करने के लिए की जाती है, वो मैंने इस्तेमाल किया।
इन्होंने ये कहा कि जो रिट पिटिशन डाली गई है पिटिशनर्स के द्वारा, जो कि है यहाँ पर शायरा बानो, वो बेसिकली जस्टिशिएबल ही नहीं है, उसको उसको हियर ही नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जो आप डालते हैं दायर है, आई मीन जो पिटिशन डालते हैं उसके अंदर मेंटेनेबल नहीं है, राइट, किस तरह के क्वेश्चन को रेज किया जाए और उसका डिस्कशन वगैरह या फिर उसका जस्टिशिएबल नेचर का नहीं, राइट, ऐसा उनका मानना था। एंड इनका यह भी कहना था कि बेसिकली कोर्ट का कोई रोल नहीं होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जाके शरीयत को इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बात कही और सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खनक गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यूनियन ऑफ इंडिया की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो उनका ये कहना था बेसिकली कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि बेसिकली कोर्ट क्या डिटरमाइन करेगी, डिटर्मिनेशन किस तरीके से रहेगा, वो ये मायने रखते हैं कि सेक्युलर डेमोक्रेसी में रिलीजन जो है कैन बी द रीजन टू डिनाई इक्वल स्टेटस एंड डिग्निटी टू द, यहाँ पर बात करते हैं मुस्लिम वुमेन की, तो कैन बी द रीजन हो सकता है कि उनको स्टेटस और डिग्निटी में इक्वालिटी को डिनाई कर दे, है ना, इक्वल नहीं मानना जाता उनको। तो ऐसा इसमें कहा गया। यूनियन ऑफ इंडिया ने ये भी कंटेंट किया कि दैट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो सब सर्विएंट है फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 25(1) की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस प्रीच एंड प्रोपगेट जो रिलीजन होता है वो सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14 एंड 15 है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, हम इसी के अंदर मान सकते हैं। तो ये नेसेसरी है कि एक लाइन डिसाइड की जाए बिटवीन द रिलीजियन पर से एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो रिलीजन को अलग तरीके से तोला जाए और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो उनका क्या कहना था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना वो आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। ये यूनियन ऑफ इंडिया के आर्गुमेंट थे। हम्म ये इसके इनकी 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 भी सुन लो भैया। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये क्या कहते हैं, ये कंटेंट करते हैं कि जो कस्टम एंड यूसेज है, जो कि ये प्रैक्टिसेस होती है ना, ये हम ट्रिपल तलाक वगैरह की बात करते हैं, तो कस्टम एंड यूसेज में आता है कि ये बेसिकली अंडर आर्टिकल 13 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं इंक्लूड होता है अंडर द फेथ ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड विच इज एम्बेडेड इन द पर्सनल लॉ। यानी कि देखो ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके के कस्टम एंड यूसेज जो है आर्टिकल 13 के अंदर आता ही नहीं उसके डेफिनेशन में, फेथ ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो अगर कोई चीज कानून या फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आएंगे उसका मतलब क्या हुआ सनन मैम, उसका मतलब ये हुआ कि वो रेगुलेटेड नहीं है, उस पर कानून या कोर्ट या जुडिशरी अपना प्रोनाउंस ही नहीं कर सकती है जजमेंट, या उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर सकती दूसरे के, बिकॉज वो इंक्लूड ही नहीं है उनके अंदर, है ना, कानून में, डेफिनेशन में, राइट। अब मैं आपको आगे समझाऊं उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो कि तलाक बेसिकली है क्या, है ना, किस तरीके से यहाँ पर बातें करते हैं हम, ठीक। बेसिकली बहुत तरीके के तलाक यहाँ पर होते हैं, इस मोस्ट हम बात करते हैं जो मोस्ट प्रिवेलेंट है, वो 3 तरह के तलाक होते हैं, है ना, डाइवोर्स का मीन्स होता है। तो तलाक एहसान, तलाक असन एंड तलाक बिद्दत, एंड सबसे कॉन्फ्लिक्चुअल है तलाक बिद्दत, राइट। तो अदर मोड्स भी हैं इसके अलावा, जैसे कि खुला कुबारत, है ना, खुला भी हो सकता है, और बेसिकली हम बात करते हैं मुबारत, ठीक है। तो खुला क्या है, बेसिकली जब वाइफ चाहे वो उनके इंस्टांस पे, और मुबारक क्या होता है कि म्यूचुअल कंसेंट है ये डाइवोर्स ले लें, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे को आपको बतानी थी फॉर द क्लियरिटी। अब बात करते हैं जजमेंट की, बात कर लेते हैं, इतना आर्ग्यूमेंट्स हुआ, इतनी बहस हुई, इतनी की बहस के बाद हम पहुंचते हैं जजमेंट पे। अच्छा, हम बात करते हैं कि जो जजमेंट हुआ था ना, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, उन्होंने ये प्रोनाउंसमेंट किया, 3:2 की मेजोरिटी थी, 3:2 की मेजोरिटी थी, याद रखना, है ना। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रिपल तलाक और जो तलाक बिद्दत है इज बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यस, दे डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड। अच्छा, यहाँ पर क्या कही मेजोरिटी बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो जितने भी तरीके के तलाक होते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, एप्लीकेशन एक्ट 1937 में, है ना। और इस तरीके के एक्ट फॉल आउट होते हैं अपने विद एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट लॉज इन फोर्स, क्यों, क्योंकि 1937 का जो एक्ट था वो संविधान के आने के भी पहले का है ना। तो ये आर्टिकल 13(1) के से बहुत इनकॉन्सिस्टेंट है ना, ये सब चीजें। उसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रिपल तलाक है विच इज ऑफ इंस्टेंट एंड इनरिवोकेबल नेचर, कि इसमें रिकॉन्सिलिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ हैं या उनकी फैमिलीज हैं, मैरिटल टाइज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ रिकॉन्सिलिएशन किया जाना चाहिए, है ना, दूसरे धर्मों भी होता है। तो यहाँ पर वो इसका स्कोप नहीं है बिल्कुल भी, तो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है। इनकी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मैरिटल अगर स्टेटस ब्रोक होता है यहाँ पे कैप्रिशियसली एंड whimsically, राइट, तो मुस्लिम मैन जो होता है विदाउट एनी अटेम्प्ट टू रिकॉन्सिलिएशन टू सेव इट, ओके,
तो यहाँ पर बचाव का तो कोई संभावना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो ट्रिपल तलाक इज नॉट एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उन्होंने कहा। यही मस्जिद के लिए भी बात आई थी नमाज के टाइम पे दूसरे केसेस में। इफ अ प्रैक्टिस विच इज आर्बिट्ररी एंड नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस, तो वो आर्टिकल 25 के भी खिलाफ चल जाएगा, आर्टिकल 29 के भी खिलाफ चल जाएगा, इस तरीके से। तो रिलीजियस अगर असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो इट शुड बी रिमूव्ड, राइट। देयरफॉर कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ट्रिपल तलाक है टू बी वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑल्सो, आर्टिकल 14 का भी ये वायलेशन कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी भी कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लो क्या है इंपॉर्टेंस ट्रिपल तलाक जजमेंट का, ये है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे दी अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था इन द नेम्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पर मिस इंटरप्रेट करके अपना मतलब निकाला जाता है और इस तरीके की सोशल एविल्स को प्रोपेगेट किया जाता है अननेसेसरीली, राइट। अब जो विमेन्स राइट है, वुमेन राइट ग्रुप्स हैं, अदर ह्यूमन राइट्स हैं, सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो वाइडली सेलिब्रेट किया उन्होंने। हिस्टोरिक जजमेंट था भाई, इतना बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तो अब इन्होंने कहा कि जो असेंशियल वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सेक्युलरिज्म, उसको और एडवांस किया, उसको और प्रोपेगेट किया कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए और भी आने आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका जजमेंट शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट। इन द नेक्स्ट लेसन, यस ये वाला केस यहीं पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे जस्टिस के एस पुट्टास्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2070 का केस है, राइट टू प्राइवेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुट्टास्वामी केस। हाँ, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो जब तक ले मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको। अगर कोई चेंजेस इसके अंदर करना है तो आई विल डेफिनेटली ओपन टू दैट, ओके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, एंड यस वी विल श्योर और आई इंश्योर यू दैट कि इस तरीके की चीज आती रहेगी और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर आपको अवेलेबल कराएंगे हम फ्री में, यस डेफिनेटली, है ना। तो फ्री है, ये फ्री भी नहीं है बिल्कुल भी ठीक है। तो जरूरी नहीं कि क्वालिटी कंटेंट से हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर देकर फ्री में दे रहे हैं, ये इस तरीके की कोई बात है तो, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेसन में।